एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को वन शॉट वीडियो में सीखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, आसान परिभाषा और आसान उदाहरण के साथ और एनिमेशन के साथ। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम चैप्टर पे आए उससे पहले हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, कक्षा 9 में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे पदार्थ की एक अवस्था है बर्फ। बर्फ को मैं थोड़ा सा हीट करूँगा तो वो पानी बन जाएगा, है ना। पानी को मैं थोड़ा सा फिर ठंडा करूँगा, फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया तो दूसरी अवस्था से वो पहले अवस्था में आ सकता है। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होने के पश्चात दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में पुनः आ सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गए तो दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में नहीं आ सकते। जैसे तुमने दूध से दही बना दी, तो क्या दही से तुम दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये है भैया रासायनिक परिवर्तन। वही चीज़ मैंने यहाँ आसान शब्दों में लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, आकार आदि बदलते हैं, लेकिन पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, कांच का फटना, कांच का टूटना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं और एक नया नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के तौर पर कागज का जलना, दूध का दही में परिवर्तित होना। कागज जो जल गया है, उस राख से तुम फिर से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। जो तुमने दूध से दही बना दी, दही से तुम दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो दोबारा हम पहले अवस्था में नहीं आ सकते। ठीक, तो ये तो हम जान गए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी बच्चों, एग्जाम में बार बार आता है। चैप्टर के नाम पर है ना प्रश्न, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे दूध में नींबू हम डाल देंगे तो दही बन जाता है। कोयले को हम जलाएंगे तो राख बन जाता है, ऊष्मा भी निकलती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, Mg में अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? MgO। ये संतुलित नहीं है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2MgO। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कैसे संतुलित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला होगा आगे। ठीक है बच्चों, ये एक रिवीजन वीडियो है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करवा रहा हूँ, कल 2 रिवाइज कराऊंगा। सोमवार से हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा ना तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे नए पदार्थ का निर्माण, सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? जैसे दूध में तुमने नींबू डाला तो क्या बन गया? दही। दही क्या है? दूध से अलग है ना, नया पदार्थ है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है। फिर क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। कभी देख रहे हो तुम किसी चीज़ को जला रहे हो तो धुआं निकल रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। उसके साथ साथ रंग में परिवर्तन होता है, उसका रंग भी बदलता है। ठीक है, और क्या होता है? गंध में भी परिवर्तन आता है, उसके गंध में भी परिवर्तन होती है। ठीक है,
गैस निकलती है, उत्सर्जन का मतलब निकलना, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण होना, अवक्षेप बनना, ये सब परिवर्तन होते हैं। अब अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं, परिवर्तन। तो हमारे जीवन में हमारे अभी भी हमारे बॉडी में रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, हमें पता फील नहीं हो रहा है। जैसे अगर सिंपल सी बात करें, भोजन का पाचन, आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो जो भी हो, अगर आपको शाकाहारी पसंद है तो दाल चावल बहुत खाते होगे। देखो जब हम चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, खूब बढ़िया करके निवाला लेते हैं, खाते कुछ है निकलता कुछ है कि नहीं। तो आपने दाल चावल बढ़िया करके खाया, लेकिन सुबह कुछ और निकला, तो ये क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, आप मस्त नया लोहा खरीद के लाओ, ठीक है, चकाचक चमक रहा होगा, अपने रूम के अंदर रख दो जहाँ पर प्रकाश नहीं आ रही होगी। 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद निकाल के जब देखोगे तो उस पर भूरा भूरा हो गया होगा, तो जंग लगना, ठीक है। श्वसन, जैसे अभी हम खड़े हैं, तुम बैठे हो, तुम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो 24 घंटे, जिस दिन तुम सांस लेना बंद कर दोगे तुम्हारा खेल खत्म, है ना। तो ये चीज़ हमारे बॉडी में चलती रहती है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा निकलती है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो गर्म होता है। दही का बनना, ये तो कुछ कुछ मैंने आपके लिए बताएं। हमारे दैनिक जीवन में एक नाना प्रकार की चीज़ें चल रही हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि भैया अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व हैं, ठीक है, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हमने लिया था दूध और लिया था नींबू। तो ये जो दूध और नींबू है ये हमारे अभिकारक हैं, और जब दूध में नींबू डाला थोड़ी देर बाद क्या बना, दही। दही मेरा उत्पाद है, ठीक। तो अभिकारक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, हिस्सा ले, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसके बाद उत्पाद क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या है, अभिकारक हैं। और इनके अभिक्रिया करने के बाद जो बना पानी, वाटर, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। बाईं तरफ आपका अभिकारक होता है, दाईं तरफ आपका उत्पाद होता है। हमेशा बाईं तरफ अभिकारक होगा, दाईं तरफ उत्पाद होगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जो भी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक और जो उत्पाद बन रहा है, जब हम उनको सूत्र के द्वारा या उनके प्रतीक के द्वारा दिखाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। आइए उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस पर आधारित प्रश्न अलग से एग्जाम में आते हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, मुंह से बोल के नहीं, कॉपी में लिख लिख के। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। अगर आप मुंह से 100 बार भी बोलोगे आप भूल जाओगे कल तक, लेकिन अगर आपने 100 बार कॉपी में लिख लिया तो आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। तो जैसे ये मैग्नीशियम को हम किससे दर्शाते हैं, Mg से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से दर्शाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन को हम H2 से दर्शाते हैं।
तो ये जितने भी तत्व थे उनके सूत्र और प्रतीक से जब मैंने इसको दिखा दिया, वाइट वाइट से जो लिखा हुआ है Mg प्लस 2HCl तीर का निशान MgCl2 प्लस H2, ये हमारे क्या है, ये हमारा है रासायनिक समीकरण। ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण किसे कहा जाएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो उत्पाद हैं और अभिकारक हैं, उनको जब हम उनके सूत्र और प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम बात करेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हो उसे हम ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि यहाँ लिखा हुआ है, यदि रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता तो उसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। उदाहरण के तौर पे देखिए Mg प्लस O2, इधर क्या है मेरा MgO है, क्या ये संतुलित है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ Mg बाई तरफ कितना है, एक, दाई तरफ पे कितना है, एक। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन बाई तरफ कितना है, दो, दाई तरफ कितना है, एक। संतुलित कब होगा, बाई तरफ जितना होना चाहिए दाई तरफ भी उतना ही हो तो संतुलित है। अगर एक भी तत्व का इधर से उधर हुआ तो वो संतुलित नहीं होगा। जैसे देखिए Mg इधर एक है उधर भी एक है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है उधर एक ही है तो संतुलित नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आपको ढांचा समीकरण दिया जाएगा और उसको संतुलित करने के लिए बोलेगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है इस पर। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर हमें अलग से वीडियो बना के दे दीजिए तो बना के दे दूंगा बहुत सारे, लेकिन आएगा ज़रूर। अगला आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, हर साल एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं तरफ क्या होता है अभिकारक, दाईं तरफ क्या होता है उत्पाद, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। एकदम हलवा है, एकदम आसान है ना। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया Mg प्लस 2HCl MgCl2H2। अब एक ध्यान दीजिए, अगर 2 लिखा हुआ है सामने तो इसका मतलब क्या है, उतना गुना है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। क्लोरीन भी कितनी बार है, 2 बार है। जितना गुना लिखा होगा, ठीक है, हर एक तत्व उतना गुना हो जाता है। H 2 गुना हो गया, क्लोरीन भी 2 गुना हो गया, यानी कि हाइड्रोजन 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है। अब ये संतुलित है, क्यों? देखिए Mg कितना है बाई तरफ, 1, दाईं तरफ 1। फिर आ जाइए हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन बाई तरफ कितना है, 2, दाईं तरफ कितना है, देखो 2 H2। फिर आ जाओ क्लोरीन, दाईं तरफ कितना है, सॉरी बाईं तरफ कितना है, 2, और दाईं तरफ कितना है, Cl2 2। जितना बाईं तरफ है उतना ही दाईं तरफ है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। ये रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, संतुलित है। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आप YouTube पे देखेंगे तो मिल जाएगा, और लक्ष्य बैच पे भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट की वीडियो पे डाल दूंगा, 1 घंटे की मैंने अलग से बना रखी है इसी टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो मैं अलग से डाल दूंगा। ओके बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले सीख लेते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये क्या होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं,
एग्जामिनर में आ जाता है या एक नंबर में अलग से आ जाता है, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो जवाब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए। क्योंकि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, ना तो हम किसी चीज़ को बना सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं तुम्हें अगर मिट्टी दे दूँ इतनी सी, हाँ, और मैं बोलूँ इस मिट्टी को तुम्हें नष्ट करना है, तुम नष्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मिट्टी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। मिट्टी से तुमने ईंटा बना दिया, है ना, या कुछ चाय की टपरी में जो पीते हैं वो कीपा बना दिया, कुछ भी बना सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। वही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। ठीक है, जितना द्रव्यमान तुमने बाईं तरफ लिया है तो उतना ही दाईं तरफ रहेगा, क्योंकि ना तो इसका निर्माण हो रहा है, ना ही विनाश हो रहा है। तो जितना आपने लिया उतना ही दाईं तरफ भी होना चाहिए ना। बाईं तरफ जो जो आपने लिया है वही सेम चीज आपको दाईं तरफ भी होना चाहिए बनकर। इसीलिए संतुलित करना अनिवार्य है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो तुम बोलोगे भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए करते हैं, एक लाइन में। ठीक है, चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मैंने आपके सामने एक रासायनिक समीकरण लिया है जो कि असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना है। देखिए, इधर Fe कितना है? एक बार। इधर Fe कितना है? 3 बार। तो यहीं से पता लग गया कि भैया असंतुलित है, क्योंकि Fe उधर 3 है, इधर 1 है। एक भी इधर उधर हुआ तो वो असंतुलित हो जाता है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 बार है। उधर हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 बार है, इधर ऑक्सीजन 4 बार है। तो Fe असंतुलित है, ऑक्सीजन भी असंतुलित है। ठीक है, तो देखिए, ये है Fe मेरा बाई तरफ कितना है? 1 बार। दाई तरफ कितना है? 3 बार। हाइड्रोजन मेरा कितना है? 2 बार। इधर भी कितना है? 2 बार। ठीक है, ऑक्सीजन मेरा बाई तरफ कितना है? ऑक्सीजन मेरा बाई तरफ 1 बार है। ऑक्सीजन मेरा बाई तरफ 1 बार है। और दाई तरफ कितना है भैया? 4 बार है। तो सबसे पहले आ जाओ, देखो, अगर बराबर करना है ना तो संतुलित करने के लिए गुणा किया जाता है, ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है, सिर्फ और सिर्फ गुणा होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? गुणा होती है। सो देखिए, इधर Fe 3 है, इधर 3 करने के लिए क्या करना होगा? 3 से गुणा करना होगा। तो मैंने 3 से कर दिया गुणा, तो इधर भी 3 Fe हो गया, इधर भी 3 Fe हो गया। बढ़िया है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना करना होगा? 4। यहाँ है कितना ऑक्सीजन? 1। 4 करने के लिए क्या करना होगा? 4 से गुणा करना होगा। 4 से मैंने गुणा कर दिया। अब जैसे ही मैंने 4 से गुणा किया, ऑक्सीजन तो भैया 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 गुणा 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 गुणा 2 यानी कि 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो 2 को 8 करने के लिए किससे गुणा करना होगा? 4 दूनी 8, 4 से गुणा करना होगा। तो ये हो गया 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ये अब हमारा हो गया संतुलित। जितना बाईं तरफ है उतना ही दाईं तरफ है। जब तक आप प्रश्न खुद से नहीं बनाओगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। अगर मैं यहाँ 100 क्वेश्चन भी कर दूं तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम खुद से नए क्वेश्चन नहीं बनाओगे, वास्तविकता में तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। ठीक है, जब क्वेश्चन तुमसे खुद बनने लगेंगे तो मजा आएगा, बोलेंगे सर और दो और दो और करना है। ऐसा होता है। जब मैं ऑफलाइन में बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, तो जब मैं सिखा देता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ, कर देते हैं, सर और दीजिए, और करना है, और देता हूँ, और कर देते हैं। तो खुद से बनाने की चेष्टा भी करनी है। एनसीईआरटी के जो दे रखे हैं अभ्यास में, वो मेरी तरफ से होमवर्क है, उनको ज़रूर कीजिएगा। आसान आसान है। और एक लेते हैं, जैसे इधर देखिए CH4 है प्लस O2, इधर CO2 है, उधर H2 है। अब आप खुद देखिए, कार्बन बाई तरफ कितना है? 1 है। दाईं तरफ कितना है? 1 है। कार्बन संतुलित है। फिर आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है इधर? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। संतुलित नहीं है हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और ये 1, 3, टोटल कितने हो गए ना, इधर 2 है, इधर 1 है, 2 और 1 3 है। अब संतुलित करो भैया। सबसे पहले किसको संतुलित संतुलित करें? हाइड्रोजन इस तरफ 4 है और ऑक्सीजन इधर उस तरफ 3 है, ठीक है। तो किससे गुणा करें? देखो हाइड्रोजन को, आपको यहाँ 4 दिख रहा है, आपको हाइड्रोजन 4 है, इधर 4 हाइड्रोजन कब बनेगा? जब हम 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। साथ ही साथ इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 गुना हो गया। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, 2 और 2 4 हो गए। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ही है। तो 2 को 4 करने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4, इधर भी 4 हो गए। कार्बन इधर 1 है, उधर भी 1 है। हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, उस तरफ भी 4 है। तो क्या हो गया? संतुलित हो गया। गुणा ही करना है बस, ना तो जोड़ना है ना घटाना है, सिंपल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। अगला टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है बच्चों? कह रहे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताओ। एग्जाम में जो प्रश्न आता है बड़े नंबर में बताता हूँ। क्या पूछता है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण के द्वारा समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बड़े नंबर में। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले बता चुका हूँ। अब प्रकार पे देखते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चला, संयोजन का मतलब जोड़ना। वियोजन का मतलब, अगला होता है वियोजन का मतलब अलग होना, ठीक है। विस्थापन या प्रतिस्थापन, एक के जगह पर दूसरा आ जाना। द्विविस्थापन का मतलब अदला बदली। विस्थापन का मतलब एक की जगह दूसरा आना, एक की जगह दूसरा आना। ऐसे करके ना कीवर्ड बनाओ, दिमाग पे छप जाएगा। और ये वाला होता है अदला बदली। देखना, इसी से मैं परिभाषा भी बना दूंगा, अदला बदली, ठीक है। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब अलग होना, विस्थापन का मतलब एक की जगह दूसरा आना, और द्विविस्थापन का मतलब अदला बदली। ये 4 प्रकार की होती हैं। आइए इनको जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब जुड़ना। परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इधर जो अभिकारक होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपका उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। उस तरफ एक ही होगा, इस तरफ 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, उदाहरण देता हूं। ये देखिए, ये मेरा सोडियम है, ये मेरा क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। इधर कितने तत्व हैं? 2। उधर कितना है? 1। तो संयोजन अभिक्रिया में हमेशा दाईं तरफ एक ही तत्व होगा, इधर 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और जो भी ये रिएक्शन आप दोगे एग्जाम्पल में, आपसे पूछे या ना पूछे, आपको ये रिएक्शन जरूर देना है। और ये जो रिएक्शन आप दोगे ये संतुलित होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब अलग होना। वियोजन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होती है प्यारे बच्चों? सूत्र पे आ जाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा संपन्न होती है। सबसे सरल अभिक्रिया, सरल परिभाषा क्या होगी? आप ये लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें अवयवी तत्व अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। जैसे ऊष्मा दिया तो ऊष्मीय वियोजन,
प्रकाश विद्युत दिया तो विद्युत वियोजन एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है और विद्युत वियोजन क्या होता है, आइए देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है क्या देने पे हो रही है, ऊष्मा देने पे हो रही है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया हमने, ऊष्मीय वियोजन दे दिया। जो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पे संपन्न होती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये ए भी है, इसको मैंने ऊष्मा दिया तो ये अलग हो गया, है ना। देखिए ये मेरा पोटेशियम क्लोरेट है, 2KClO3 है। जब मैंने इसको ऊष्मा दिया तो ये अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा। ये मेरा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, और ये मेरा क्या, ऑक्सीजन है। इस तरफ हमेशा एक ही रहेगा, बाईं तरफ एक ही तत्व रहेगा, दाईं तरफ दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये ऊष्मा देने पे हुआ तो इसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। अगला बता रहा हूं मैं आपको, चलिए और एक एग्जाम्पल है, जैसे लेड नाइट्रेट का तापन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है वीडियोस में, ठीक है, ये तो रिवीजन वीडियो है। ठीक, जैसे लेड नाइट्रेट है, अगर इसको मैं गर्म करूंगा ना तो क्या क्या निकलता है, लेड ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन मिलता है। इधर देखो एक ही तत्व है, और इस तरफ दो से ज़्यादा बन गए, 1 2 3। जैसे ही आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे ना, आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा। सिंपल परिभाषा में कहूँ तो। अब बात करेंगे विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होगा, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत देने पे संपन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी देने पे संपन्न होती है, बिजली देने पे संपन्न होती है, उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में हो, अगर यौगिक आपका सॉलिड है, ठोस है, तो नहीं होगा। कंडीशन भी है कि या तो वो गलीय अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो, या फिर वो जलीय रूप में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तब जाके ही विद्युत वियोजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, विद्युत वियोजन हो जाता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। कंडीशन यही है कि जो भी आप यौगिक ले रहे हैं वो गलित अवस्था में होना चाहिए या फिर जलीय विलयन के रूप में होना चाहिए। अगर सॉलिड है, ठोस है, तो फिर नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ये मेरा यौगिक है, जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो ये ऐसे टूट जाएगा। उदाहरण, जैसे मेरा सोडियम क्लोराइड है, जैसे ही मैंने इस पर विद्युत दिया तो टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में। सिंपल सा उदाहरण है। अब हम बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन अगर मैं बात करूं, दुनिया का नियम है बच्चों, जो ताकतवर इंसान होता है वो हमेशा कमजोर को दबाता है। ये हर जगह चलता है, हम में भी चलता है और बाकी जगह पे भी चलता है, मेटल्स में भी चलता है, यौगिकों में भी चलता है। क्या होता है बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो ज्यादा क्रियाशील होगा ना, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाता है। तुम देखा होगा जब स्कूल में जाते हो तो एक, अगर तुम पहले भी पहुंच गए, कमजोर हो, और तुमसे ताकतवर कोई आएगा ना तो तुम्हारा बैग उठा के फेंक देगा पीछे, वो आके बैठ जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। करोगे 2 चपड़ और तुम्हें मार देगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये चीज हर जगह चलती है ना। देखिए उदाहरण क्या है, ये Fe है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, Fe मतलब लोहा। तो जो लोहा है कॉपर की तुलना में,
ये जो Fe है ना कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करता है, Fe आ जाता है कॉपर के स्थान पर, तो ये क्या बना जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और ये बेचारा कॉपर अलग रह जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको देना, फेमस उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है द्वि विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, देखिए ये मेरा क्या, बेरियम क्लोराइड है, ये मेरा सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ से Ba और यहाँ से SO4 आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएगा, BaSO4, और इधर से ये जो बचा Na2 और इधर से बचा Cl2, ये आपस में जुड़कर क्या बनाएगा, 2NaCl। तो अदला बदली हुई होगी की, तो ये बहुत फेमस है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, BaSO4। इसका जो ये एक अवक्षेप है, BaSO4 क्या होता है बच्चों, एक अवक्षेप जिसका रंग सफेद होता है, एग्जाम में आता है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया, किसे कहते हैं, देखो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। दो विलयन है, मैंने कीपर में दो विलयन लिया, उसको मिला दिया, अभिक्रिया के बाद एक श्वेत पदार्थ बनता है, ठीक है, जो जल में घुलता नहीं है, जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। वही जो अविलय पदार्थ जो जल में नहीं घुल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा, जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अभी आपको दिया था ना, BaSO4 जो बन रहा था, बेरियम सल्फेट, वो एक अवक्षेप है, सफेद रंग का होता है। तो वही उदाहरण, वही रिएक्शन आप यहाँ पे भी दे सकते हो, BaCl2 Na2SO4 BaSO4। ये जो BaSO4 ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा अवक्षेप है NaCl। सेम उदाहरण इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगला आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल आता है, तुम किसी भी साल का पेपर उठाओ ये जरूर मिलेगा तुम्हें, है बड़ा आसान। तो ऊष्मा शोषी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाश संश्लेषण हो गया, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं, धूप नहीं निकलेगी तो पौधे अपना खाना बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, ठीक है। और बताता हूँ, और एग्जाम्पल देता हूँ, N2 + O2 प्लस ऊष्मा, फिर जाके क्या बनता है, 2NO बनता है। अगर ऊष्मा नहीं होगी तो यह अभिक्रिया भी नहीं होगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जैसे आपने लकड़ी जलाई तो आग निकलती है, तो वो क्या है, हीट निकल रही, ऊष्मा निकल रही है, तो ये ऊष्मा क्षेपी का एक उदाहरण है। परिभाषा क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है का मतलब निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे श्वसन, हम सांस लेते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, गर्म होता है, तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद कोयले का दहन, कोयले को जलाना, तुम कोयले को जलाओगे आग निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं भी निकलेगा और आग भी निकलेगी, ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट अगला आता है अपोपचय अभिक्रिया। तो अपोपचय अभिक्रिया को जानने के लिए हमें दो चीजें जाननी है, उपचयन और अपचयन। अपोपचय को अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे हम अपउपचय अभिक्रिया कहते हैं। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन आया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में जब मैं था मेरे 80 में से 80 नंबर आए थे लिखित परीक्षा में। जी हाँ, पूरे नंबर थे मेरे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसकी दो परिभाषा है। पहली परिभाषा क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन हो या हाइड्रोजन का वियोजन हो, मतलब कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है या फिर हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, या फिर दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है, पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रम को उपचयन कहते हैं। कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन कोई त्याग रहा है तो समझ जाओ कि वहां क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये दूसरी परिभाषा है इसकी। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। इसी का उल्टा होता है अपचयन, वो अभी बताऊंगा, उदाहरण देता हूँ। ये फेमस उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अपचयन पूछे, उपचयन पूछे, रिडॉक्स पूछे, यही देना, सिंपल। यहाँ देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसका क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। यहाँ देखो H2 है और इधर H2 के साथ क्या लग गया, O लग गया, तो H2O का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की कमी अपचयन। ठीक है, देखिए मैंने यही चीज लिखा है, यहाँ हो रहा है उपचयन और यहाँ हो रहा है अपचयन। अपचयन क्या होता है, ठीक उल्टा। अगर आपको उपचयन की परिभाषा याद है, उसको उल्टा कर दो तो अपचयन बन जाता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोजन यानी कि कमी हो और हाइड्रोजन का संयोजन यानी कि वृद्धि हो, उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसका उल्टा। ठीक है, दूसरी परिभाषा भी उसके ठीक विपरीत है, उल्टी है। पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन उधर त्याग रहा था, इधर ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। उस उपचयन में त्यागता है, अपचयन में ग्रहण करता है। ठीक है, ठीक उल्टा होता है। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ देखिए ZnO प्लस C Zn प्लस CO, तो यहाँ देखिए ZnO है, ये तीर वहां नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो यहाँ दिखा दिया मैंने। तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ आएगा ये तीर। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसके साथ O था, यहाँ O कम हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि अपचयन। और इधर देखो C अकेला था, यहाँ C के साथ क्या आ गया, O, तो यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है कि उपचय किसे कहते हैं। अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित कर देता है क्या कहलाता है, उपचायक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर, ये क्या है, हमारे उपचायक है। अगला आता है अपचायक किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित कर देता है क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। Cl2 क्लोरीन एक फेमस अपचायक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है अपउपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपउपचय अभिक्रिया मैंने आपको बोला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती हैं, उसे हम अपउपचय अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं अपउपचय अभिक्रिया कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल वही रिएक्शन दे दो कोई सा भी एक, ये वाला ZnO प्लस C Zn प्लस CO। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अपचयन,
और यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन। दोनों चीज एक साथ हो रही है, तो ये उदाहरण किसका है, अपउपचय अभिक्रिया का है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, परेशानी नहीं होगी, तो ये चीज भी आपका आराम से बन गया। दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो संचारण और विकृत गणिता हर साल एग्जाम में आता है। लास्ट के 2 टॉपिक हैं, अच्छे से देख लीजिए। तो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संचारित हो जाती है। कोई भी धातु, कोई भी धातु लो, आप उसे नमी में रखो, किसी एसिड के साथ संपर्क में रखो, तो वो उसकी जो चमक है, उसका जो कठोरपन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं संचारण होना, अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोजन। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना संचारण का उदाहरण है। चांदी पर काली परत चढ़ना संचारण का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत चढ़ना संचारण का उदाहरण है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर उसको बचाना है संचारण से, तो लोहे की वस्तुओं को अगर हम पेंट कर दें तो उसको हम संचारण से बचा सकते हैं। जैसे आजकल बरसात हो रहा है, तो अगर आपका कोई भी लोहे का या कोई भी धातु का सामान बाहर पड़ा है, तो कुछ दिन बाद देखो कि उस पर भूरी भूरी परत चढ़ जा रही है, जंग लग जा रही है, तो संचारित हो रही है। अगर आपने पेंट किया हुआ है, आप देखते हो समय समय पर हम बाहर की गेट को पेंट करते हैं, है ना, लोहे की जो गेटें होती हैं या हमारी खिड़कियाँ होती हैं, हम पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, तो जो सीधा संपर्क होता है वो लोहे के साथ ना होकर उस पेंट के कवच के साथ होता है, और उस पेंट के कवच एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जो लोहे की वस्तु को संचारित होने से बचाता है। इसलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं संचारण से बचाने के लिए। अगला है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता को रेंसिडिटी कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, कोई भी खाद्य पदार्थ जो तेल में बनता है, घी में बनता है, फैट में बनता है, अगर उसे आप कुछ दिन के लिए रख दो, आज बनाया कल रख दिया, फिर परसों जब खाने जाओगे तो उसका कुरकुरापन, क्रंचीपन अजीब लगेगा, नरम हो जाएगा वो। उसके बाद उसका जो स्वाद है वो बेकार हो जाएगा। कुछ दिन बाद जाओगे तो फफूंदी जम जाएगी, बदबू मारेगा। तो ये सब क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, अब जब जाते हो मार्केट में, दुकान में आप जाते हो कि भैया चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो, लेस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और उसमें हवा भरी होती है। आप बोलते हो भैया 10 रुपए दिए मेरे को तो इतना सा मिला, इसमें इतना सारा हवा भरा था। वो हवा ऑक्सीजन नहीं होता है, वो हवा होती है नाइट्रोजन। अगर खाने की वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ही विकृत गंधिता होगी। अगर उसे मैं ऑक्सीजन संपर्क में आने रोक दूं तो वो विकृत गंधिता नहीं होगी। आप देखते हो वो जो कुरकुरा है वो सालों से दुकान में लटक रहा है, लेकिन वही कुरकुरा, वही चिप्स आप घर पे बनाओगे, आज बनाओगे कल खा नहीं पाओगे। लेकिन वही कुरकुरा दुकान में सालों साल लटक रहा है, फिर भी हम खा रहे हैं, क्रंची है, मस्त टेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसमें रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, जो भी खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। इस वजह से वो विकृत गंधिता नहीं होती है, और उसका स्वाद, उसका कुरकुरापन लंबे समय तक बना रहता है। तो विकृत गंधिता क्या होती है, वसा और तेल, वसा मतलब फैट युक्त खाद्य पदार्थों का हवा, नमी या प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन, यहाँ लिख सकते हैं उपचयन हो जाना, उपचयन के कारण खराब होना है। इससे भोजन का स्वाद, गंध और रंग बदल जाता है, जिससे वह खाने योग्य नहीं रहता। इसके प्रमुख उदाहरण है बासी चिप्स, खराब मक्खन, तेल में बदबू। ठीक है, ये सब विकृत गंधिता का उदाहरण है। ठीक है, तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ लक्ष्य बैच में, आपने देख लिया होगा विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कल आपको चैप्टर 2 का भी क्विक रिवीजन करवा दूंगा, और सोमवार से हमारा लक्ष्य बैच पर विज्ञान की जो भौतिक विज्ञान की कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हमने चैप्टर में 1, 2, 3 पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री के, अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।